Hello dear students, today we shall read our poem from 10th class book The Ball Poem. The Ball Poem एक बॉल है, गेंद है। गेंद के बारे में ये कविता है। एक बच्चा है, लड़का, छोटा बच्चा, वो गेंद के साथ खेल रहा है और इसी से जुड़ी ये पोएम है। कुछ उसको बॉल के खेलने से अचानक क्या होता है, आगे इस पोएम में ही अगर हम पढ़ दें तो बेहतर है, बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ए बॉय loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. A boy loses a ball. एक लड़का है, वो बॉल खो देता है. He is very upset and after he lost the ball he becomes very upset. वो बहुत दुखी हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है. he becomes saddened. A ball does not cost much. एक जो बॉल होती है उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती. It is not of much high price. It's very cheap in cost. A ball can be purchased easily. So बॉल है जो वो इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बच्चा उदास हो जाता है. नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और दूसरी गेंद को खरीदना भी मुश्किल नहीं होता. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. तब वो लड़का इतना हैरान, इतना दुखी क्यों, अपसेट क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. पोएम को पढ़ो ये सोचने के लिए. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स. कवि क्या सोचता है ये देखने के लिए इस पोएम को पढ़ते हैं. हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. तो इसमें बच्चे ने गेंद खो दी है, उसके खो देने पर कवि क्या सोचता है, क्या रीज़न हो सकता है उस बच्चे के दुखी होने का, और उस बच्चे ने उस दुखी होने से वो क्या सीखा वो. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस. और बच्चे ने अपने अनुभव से क्या सीखा. ऑफ लॉसिंग समथिंग, कोई चीज़ के खोने से जो बच्चे को दुख हुआ, वो डिसपॉइंट हुआ, उससे बच्चे ने क्या सीख ली. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट द बॉल. व्हाट इज़ द बॉय नाउ, वो लड़का क्या है जिसने गेंद को खो दिया है. वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा. आई साइट गो, मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा. वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट द बॉल, अब वो बॉय लड़का क्या है, क्यों दुखी है वो, जिसने गेंद को खो दिया. वट इज़ ही टू डू, वो क्या करेगा. आई साइट गो, मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा था. मैरीली बाउंसिंग, खुशी खुशी से वो गेंद है बाउंसिंग कर रही थी, उछल रही थी, बाउंस कर पटकते हुए जा रही थी. डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में. एंड देन मैरीली ओवर देयर इज इन द वाटर. तब ये जा रही थी मैरीली ओवर, और तब ये वहाँ पे खुशी खुशी चली गई, ख़त्म हो गई. देयर इट इज़ इन द वाटर, तब ये वहाँ पानी में जाके गुम हो गई, ओवर हो गई है. नो यूज़ टू से, कोई फ़ायदा नहीं है कहने का. नो यूज़, कोई यूज़ नहीं है. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सेइंग, कुछ ये कहने का फ़ायदा नहीं. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अब दूसरी गेंद है, उन दूसरी गेंदों को तुम ले लो कि वहाँ पे दूसरी गेंद है. इस बात के कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक अल्टीमेट जो रहने वाला है, अंत तक रहने वाला, ऐसे एक अल्टीमेट सा अंत तक रहने वाला. सेकिंग ग्रीफ, हिला देने वाला एक दुख है. फिक्सेस द बॉय, सेकिंग हिलाने वाला, ग्रीफ दुख. फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को फिक्स कर देता है, उस लड़के को स्तब्ध कर देता है. उसके अंदर वो दुख वो जम जाता है, फिक्स हो जाता है.
एज ही स्टैंड्स रिज्ड, जैसे वो वहाँ पे कठोरता की तरह खड़ा रहा। रिज्ड, रिज्ड होता है कठोर, कठोर तरीके से वो बच्चा वहाँ पे खड़ा रहा, स्तब्ध सा। ट्रिम्बलिंग, कंपकपाता हुआ। स्टेरिंग डाउन, और नीचे की तरफ घुरते हुए। स्टेरिंग होता है घुरना, नीचे की तरफ जमीन में घुरते हुए कंपकपाता हुआ वो लड़का वहाँ पे खड़ा रहा। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और सभी उसके बचपन के दिन शायद मानो हार्बर में चले गए। हार्बर होते हैं उस तालाब में, जैसे समुंदर में वो समा गए उसकी बॉल के साथ ही। वेयर इज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी गेंद गई थी वहाँ पे उसके भी सपने भी चले गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर उसको धोखा नहीं दूंगा, इंट्रूड नहीं करूंगा उसको। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, एक दूसरी गेंद है वो उसके लिए काफ़ी काबिल होगी, वो गेंद अच्छी होगी उसके लिए, ज़्यादा ही ज़्यादा वो कितनी कीमती होगी। डाइम होता है 10 सेंट, 10 रुपये की होगी, 10 पैसे की होगी वो, है ना। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, तो दूसरी बॉल है उस बच्चे के लिए वो ज़्यादा कीमत की नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंट की होगी। नाउ अब ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। अब बच्चा है ना, उसने गेंद तो खो दी, लेकिन उस गेंद के खोने के साथ ही उसके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आई, उसको अपने जीवन की पहली जिम्मेदारी की भावना उसके अंदर पैदा हो गई। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ ये दुनिया है, ये दुनिया अपने हक जताती है, चीज़ों पे अपने अधिकार जताती है, ऐसी दुनिया में उसको पहली बार आज अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदेंगे, गेंद ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा से ही गेंद खोती रहेंगी, चली जाती रहेंगी। बॉल्स आसानी से मिल जाती है, खरीदी जा सकती है, तो इस दुनिया में ऐसे चलता रहेगा। लेकिन वो जो छोटा बच्चा है, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन उस छोटे बच्चे को क्या लग रहा है कि कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, गेंद को वापस नहीं खरीद सकता इन द सेंस कि जो बॉल उसने खो दिए वो बॉल तो वापस नहीं आएगी, उसकी जगह दूसरी बॉल रिप्लेस हो जाएगी। तो बच्चों, इस लाइन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। समय आपके पास तो आएगा, दूसरा समय भी आ जाएगा, लेकिन जो समय आपने निकाल दिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप किसी भी कीमत में नहीं खरीद पाओगे। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप सोचते हो कि इस साल मैं थोड़े कम अंक ले लूँ, इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, या फिर आगे जो आपने फ्यूचर प्लान बनाए हैं, आपने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कुछ और ज़्यादा टाइम लगा के फिर कर लूँगा, लेकिन जो टाइम आपका निकल गया बच्चों, वो बेशकीमती है। तो ये चीज़ उस बच्चे ने सीख ली थी कि एक बॉल तो गई है, बॉल दोबारा भी आ जाएगी, एक समय चला तो गया है, समय दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन जो समय गया उसको आप किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते। कोई किसी भी वस्तु के साथ आप ऐसे अपनी सोच को कनेक्ट करके देख सकते कि जो भी चीज़ आपने खो दी है वो सेम चीज़ आपको नहीं मिलेगी, उसकी रिप्लेस करने के साथ भी कोई ना कोई समथिंग कैन रिप्लेस दैट थिंग, but that exact thing you can never get back in your life. So similarly, the time is so precious, which is on the wing, it passes by in little moments, but whatever the amount you are ready to pay to have that particular time, you can never get it back. So this is the lesson or the moral of the story hidden here. This is the lesson that we should understand. Okay, it's become our duty, our responsibility to know the value of the things. मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो भाई ये चीज़ होता है, पैसा तो कुछ भी है, ये एक्सटर्नल, लेकिन जो आपके जीवन का अहम बिंदु है वो उसकी कीमत नहीं होती, वो सबसे कीमती चीज़ होती है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है बच्चों, एपिस्टेमोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। और ये नॉलेज कब आती है, इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है, इस नॉलेज की एपिस्टेमोलॉजी ये जो समझ में आ गई, ये स्टडी है कि नेचर जो इंसान का है, जो नेचर ने हमें दिया है बच्चों, उसकी कभी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, उसको कोई चीज़ रिप्लेस कर ही नहीं सकती, वो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई जो समय है, जो वस्तु है, वो दोबारा लौट करनी है। आंगन में कोई पेड़ खड़ा है, खेत में कोई पेड़ है, इफ देर इज सम ट्री ग्रोइंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स only, not you should mention it in your answer or while writing anything about this. If you want, then it will be your creativity, if you want to give one or two example on behalf of yourself. So for example, there is a plant, there is a tree which is growing in the courtyard of your house, or maybe in the farmland, some trees, and that tree is cut down. No other tree can replace that tree. Why? Let me make you understand how. If that tree is growing there and you plant the other tree, you will have two trees. But if one is cut down and you plant the other tree in place of that earlier tree, it is a complete loss. The branches, the leaves, or the beauty of the scene which those both trees would have created there, now is completely wiped out from there. So आपके जीवन में कोई भी चीज़ है बेटा, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. एवरीथिंग इज यूनिक, एवरीथिंग इज नेचुरल, दैट कम्स ओनली वंस इन योर लाइफ, एंड आफ्टर वंस इट passes away, you can never get it back at any price, whatever the amount or whatever the price you are ready to pay for this. So this is the lesson, this is the message that the poet wants to convey through these lines. So next इसमें क्या है बच्चों, एपिटोमोलॉजी, ये वर्ड है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, स्पेलिंग इसकी EPISTEMOLOGY, एपिस्टीमोलॉजी. इसको ना सिलेबल में वर्ड को याद करना आपने. सिलेबल में कैसे बच्चों, सिलेबल क्या होता है, जैसे आप इसमें फर्स्ट EPIST EPISTEMOLOGY, मोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी. इस तरीके से आप इसको सिलेबल में याद करेंगे. द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप. कि इसके अंदर मैसेज है कि यदि लॉस हो गया, आपने कोई हानि हो गई जीवन में, तो उस हानि को बर्दाश्त करने के बाद आप जीवन में दोबारा कैसे उठ खड़े होंगे. वंस यू फेस ए टेरिबल लॉस इन योर लाइफ, then how you will be able to gather up courage for the future plans, for future, how you will get yourself ready again, how you get ready yourself again. So this is also what the poet wants to say here. And most know many days, and most know many days how to stand up. और हम में से बहुत सारे बहुत दिनों में ऐसा समझते हैं, जान पाते हैं कि दुनिया में हमें दोबारा कैसे खड़े होना है. So it is also a lesson that we can understand from this poem, that whatever the loss that we face, if you have courage, if you have confidence, if you have stamina, if you have a determination, you can again gather up your courage, your strengths, your potentials, your qualities, your talents and strengths. You will gather up and will start again, stand up to work for the next step. So it is also a message. So dear friends, I hope you would like this lesson. I will try to speak all these lessons in Hindi, but sometimes it becomes very difficult to make you understand the meaning of the particular line exactly in Hindi what is written in English. जो अंग्रेजी में लिखा है उसको जो अलग स्वाद होता है, उसमें एक निकलने वाला जो अर्थ है वो मुश्किल से वहाँ पे एक्सप्लेन होता है, तो कुछ स्थितियों में इंग्लिश ज़रूरी हो जाती है. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस थिंग.
ग्रोसरी, तो यहाँ पे ग्लोसरी है इस लेसन की, ये कर लेना। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा, इसमें देख लेंगे आप, ग्लोसरी कर लेंगे। थिंकिंग अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में थोड़ा आपने सोचना है। इन पेयर अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई 1 or 2। व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहता है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसके ऊपर कोई धोखा नहीं करूँ, इंट्रूड नहीं करूँ उसको। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, वो उसको दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता? तो कवि बच्चे को, कवि जानता है कि उसके पास, तो इसमें बड़ा सिंपल सा आंसर बनता है। कवि को पता है कि बच्चे ने बॉल खो दिया और दूसरी बॉल बच्चे आसानी से प्राप्त कर सकता है, वो उसको बॉल दिला सकता है। बॉल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर कवि पोएट को कहते हैं, सॉरी पोएट है वो कहता है कि बच्चे को गेंद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको गेंद दिला देगा तो इस तरीके से बच्चे के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि उसको रियलाइज नहीं होगा वो अनुभव, उस अनुभव का नॉलेज, वो एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आता है, वो खोने के एहसास से जो उसके अंदर एक नॉलेज पैदा होगा कि कैसे कोई चीज़ की कीमत होती है, उसकी इम्पोर्टेंस की होती है, उस चीज़ का एहसास वो बच्चा खुद करे। इस वजह से पोएट दूसरी बॉल को उसके साथ रिप्लेस नहीं करवाना चाहता, बच्चे को नहीं देना चाहता। सो विन द पोएट knows it very well that the boy has lost his ball, and now the little boy, after losing the ball, is very disappointed, is very saddened. Poet knows all this, and poet also know that he can avail another ball at a very cheap cost, because balls do not cost much high price, they are not of high price. The poet can easily buy another ball for the boy, वो खरीद सकता है उसके लिए, बट द पोएट डू नॉट वांट टू इंट्रूड द बॉय इन दिस वे। इस तरीके से पोएट बच्चे को इंट्रूड नहीं करना चाहता, उसको धोखा नहीं देना चाहता, वो बच्चे को एहसास करवाना चाहता है उस अनुभव का, उस ज्ञान का एहसास करवाना चाहता है जो उसके पास खोने के अनुभव से पैदा होगा। The poet wants the boy to gain that knowledge which comes to the boy through the experience. And what experience? Experience of losing something in life. किसी चीज को जीवन में खो देने के बाद जो नॉलेज आता है, इस चीज का एहसास जो बच्चे के अंदर आता है, the poet wants that child to take that very thing. So the next question here, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो वो पोएट कहता है कि बच्चा ज़मीन को घुरते हुए वहाँ पे खड़ा है, वो उस पानी को, उस हार्बर को घुरते हुए खड़ा है वहाँ पे, जिस हार्बर में, जिस समुंदर के पानी में वहाँ वो बॉल चली गई है, वहाँ पे वो घुरते हुए खड़ा है कि मेरी बॉल यहाँ पे चली गई। ऐसे बच्चे खड़े रहते हैं ना, कई बार जब चीज़ें उनकी गुम हो जाती है, किसी नाले वगैरह में गिर जाती हैं, तो वहाँ पे बच्चा वो खड़ा हुआ था, वहाँ देखता हुआ कि ये काश लौट के वापस आ जाए, ऐसा हो तो नहीं सकता, मेरी बॉल यहाँ पे चलेगी, बच्चा ये सोच रहा था। और अब इस तरीके से वो पूरी ज़िंदगी भर उसको सोचता रहेगा, वो एक अनुभव उसके अंदर जुड़ा रहेगा। ऑल हिज यंग डेज, पूरे बचपन के दिनों में, इन टू द हार्बर, वहाँ उस हार्बर में उसकी जो बॉल गई है, वो उस अनुभव के साथ वहाँ पे खड़ा रहेगा। हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी गेंद गई थी। तो ये लाइन है कुछ पोएम्स में, इनके बारे में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है कि उस बच्चे ने उस गेंद को काफ़ी दिनों तक अपने पास रखा होगा? बिल्कुल। कोई चीज़ जितने समय तक हमारे पास रहती है बच्चों, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ से हमें लगाव हो जाता है, उस चीज़ को हम अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसा तो स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ किसी के पोजेशन में जितने ज़्यादा दिनों तक रहती है, उस हिसाब से उसके साथ लगाव है वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ए पपी, इफ़ यू हैव ए पेट डॉग, और यू हैव सम कीटन or some bird, pet bird you have like parrot or something else,
at your own, or maybe some another thing like you have a wristwatch, you have paper stamps वगैरह, समथिंग मे बी देयर, कोई भी कॉस्टली चीज़ है या इन कॉस्टली, वो कॉस्टली चीज़ से बनती है कि वो चीज़ आपके पास कितने दिनों तक ज़्यादा रही है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास वो गेंद काफ़ी दिनों तक रही होगी और फिर अचानक से उसने वो गेंद खो दी, जिसके कारण उसको बहुत सारा दुख पहुंचा, और इसी दुख को लिए वो बच्चा खड़ा है वहाँ पे। इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? यस। पहले क्वेश्चन क्या है, इज इट लिंक्ड, क्या ये जुड़ी हुई है टू द मेमोरीज ऑफ द डेज, उन दिनों की यादों से, व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वो उस गेंद के साथ खेला करता था, क्या उन दिनों से उसकी यादें जुड़ी है उस गेंद के साथ? बिल्कुल जुड़ी है। इट सीम्स दैट द बॉय हैज़ बीन प्लेइंग विद दैट बॉल from ever since his early childhood, and it has been quite a long time since he had that ball in his possession. Now he feels a great attachment, or he feels attached to that ball. Okay, and now suddenly what happens? The ball bounces and enters into the harbor. It goes down deep into the gutter, and the boy now has no hope of getting it back. So you can say that easily that the boy and the ball, the boy was feeling a great bond. He was having bond to that toy, with that toy. He was having a great bond with that toy. ओके, तो ऐसा आप बोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ईजिली आप समझ सकते हैं। आपके पास पोजेशन में कोई ना कोई चीज़ तो होगी। व्हाट डज, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या मतलब होता है? देखो, वी आर बच्चों, हम इस भौतिकवादी संसार में रह रहे हैं। इस भौतिकवादी संसार, मेटलिस्टिक युग में, एज में हम रह रहे हैं। तो सभी को लगता है कि ये मेरा है, ये चीज़ आपकी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ऐसा लगता है ना। तो इन चीज़ों से हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये मेटलिस्टिक जो एटीट्यूड है हमारा, ये व्यूज़ बन गए हैं आज इंसान के। इसी वजह से इंसान अपना कुछ दूसरे को नहीं दे पाता, हमेशा अपनी चीज़ को अपने पास बनाए रखता है। उसके अंदर क्या बन गया है, हर एक चीज़ को प्राप्त करने की आप पद आप इसी कह सकते हैं भाई, वो मची हुई है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, या मेरी चीज़ मेरे पास ही रहे, मैं अपनी चीज़ किसी को ना दूँ। तो ऑब्वियसली ये बात है। तो आप इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आजकल हम भौतिकवादी संसार में रहे हैं। टुडे वी आर लिविंग इन ए मेटलिस्टिक एज, और मेटलिस्टिक एज रिप्रेजेंट करती है पोजेशंस को, एंड मेटलिस्टिक एज रिप्रेजेंट्स द पोजेशंस ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ द पीपल, लोगों के अपने पोजेशन को। सो हम इस दुनिया में चीज़ों को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपनी चीज़ दूसरे को साथ शेयर नहीं करना चाहते। We want to get more and more, we want to achieve more and more, we want to gain more and more from the outer world for our self use, for our self possession, but we are never ready to share our things with others. We have become so selfish, we have become materialistic. Our heart is full of the feeling of getting more things, storing more things, but never letting others a share in our possessions. So ये आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि बच्चे ने पहले भी कोई चीज़ अपने जीवन में खोई होगी, या ये बॉल ही है जो पहली बार उसने खोई है? तो इसमें एक बात कही गई है बच्चों कि उस बच्चे को एक अनुभव दिलाना चाहता है पोएट, और उस अनुभव के वजह से ही वो गेंद नहीं दूसरी उसके लिए खरीदवाना चाहता, उसकी खरीद के उसको दूसरी गेंद नहीं देना चाहता, क्योंकि गेंद की कोई कीमत नहीं है। वो कह रहा है कीमत है अनुभव की, और अनुभव के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की। तो हमें नहीं लगता कि बच्चे ने अपने जीवन में कोई चीज़ पहले भी खोई होगी। अगर ऐसा होता तो उस बच्चे को अनुभव होता पहले खोने का, और पोएट ये अपने पोएम में ये बात मेंशन ही नहीं करता, ये लाइन राइट ही नहीं करता
कि वो बच्चे को उस अनुभव का ज्ञान दिलवाना चाहते हैं। तो वी नो दैट द बॉल is very cheap of cost, very cheap in cost, and the boy has lost it and he is feeling grieved over losing his ball. He is feeling very disappointed, and the poet knows that the boy is very sad at heart. He is disappointed, he is very sad. He has become very sorrowful, and the poet can avail him another ball at a very cheap cost, but still then the poet is not arranging to buy another ball for him, because what the poet wants that the boy should have the experience of loss, and because the experience of losing something will win knowledge to that boy. The boy will have knowledge through the experience of his loss. So that's why the important is knowledge that comes through experience to the boy, not the ball. So we can obviously say that the boy has never tasted any loss in his life earlier. Otherwise the poet would not have written these line in his poem. He would not have mentioned this in his poem, that he wants the boy to have that taste. So have you ever lost something? क्या आपने ज़िंदगी में कोई चीज़ खोई है, you like very much, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसी कोई चीज़ खो गई हो बच्चे आपकी? Write a paragraph describing how you felt then. एक आपने पैराग्राफ लिखना है ये सोचते हुए कि आपने किस तरीके से वो चीज़ खोई, और फिर उसके बाद आपकी क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स बनी है उनके बारे में. एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गोट ओवर योर लॉस. और फिर ये भी आपने उसमें अपने पैराग्राफ में बताना है कि किस प्रकार से और कैसे आप उस लॉस के ऊपर आपने काबू पाए. तो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोई इंसिडेंट का, कोई जब आपके साथ कोई घड़ी खो गई है, कोई कलाई घड़ी खो गई है, कोई आपकी स्टोरी बुक थी, कोई अच्छी और बुक थी जो आपकी खो गई, या कोई ऐसी कोई गिफ्ट आपके पास था, कोई कैमरा था, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कुछ भी था आपको जो अच्छा लगता था, आपका क्रिकेट बैट था, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना. पहले तो आप ओपनिंग लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ पे था, कब की बात है, कब, कहाँ, कैसे, क्या आप कर रहे थे, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी, वो चीज़ कहाँ से आपके पास आई थी, और कितने दिनों से वो चीज़ आपके पास थी, और उस चीज़ के प्रति, उस ऑब्जेक्ट के प्रति आप कैसे महसूस कर सकते, आपका कैसा बॉन्ड था, उस चीज़ को कैसे सजो के आप रखना चाहते थे. और आपने साथ में ये भी बताना है कि आपको इससे पहले कभी खोने का अनुभव नहीं था, पता ही नहीं था, और आप कितने दुखी हुए, कितने दिनों तक दुखी हुए, उस वस्तु की आपकी निगाह में क्या कीमत थी, क्या वो दोबारा आप खरीद सकते थे या नहीं खरीद सकते थे. इस तरीके से आपने सोचते हुए अपना पैराग्राफ लिखना है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको वर्ड चाहिए कम से कम 250 या 300 वर्ड्स एटलीस्ट आपको रिक्वायर होंगे. तो पहले इंट्रोडक्शन में ये आप देंगे, फिर इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस तरीके से उसका भाई आपने फिर कंक्लूजन भी देना है कि फिर आप उसको ग्रीफ को, अपने उस डिसअपॉइंटमेंट पे कैसे कम ओवर करते हैं, कैसे आप काबू पाते हैं, और किस प्रकार से गेट ओवर करते हैं अपने उस लॉस पर, अपने उस ग्रीफ पर. तो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट दिस पोएम, द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरी. ओके, सो थैंक यू बेटा. If you need more videos like this on my channel, you can subscribe it. क्योंकि बेटा मैं जो पढ़ाऊँगा आपको एक टीचर की तरह पढ़ाऊँगा, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, डायरेक्ट टू यू, सीधा बुक के साथ. क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है. ओके, थैंक यू.